हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करने चल रहे हैं और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से समग्र पाठ्यक्रम से जो है प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और इसे हम सभी करेंगे। इसमें अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे और 125 प्रश्न में से जितना हो सकेगा आज की क्लास में करेंगे। बाकी भाग 2 में कर दिया जाएगा। तो हम सभी करते हैं ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके की जा रही है। और हम सभी वैसे भी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लगाते हैं, उसमें चारों ऑप्शन देखते हैं। बट इसमें हम सभी जो है आंसर को देखते हुए चलेंगे कि हमारे प्रश्न का आंसर क्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जितने भी प्रश्न हम करेंगे उसमें देखेंगे हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी संस्कृत साहित्य परीक्षा मतलब संस्कृत का जो पार्ट है वो भी सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। तो आइए हम सभी देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद। बी ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, सी है द्वैतवाद, डी है विशिष्टाद्वैतवाद। डी ऑप्शन है हमारा विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें देना है। शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो जो तुलसीदास थे इनका जो दार्शनिक मत था, ये विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरिदास, रामानंद। रामानंद तो कबीरदास के गुरु थे, है ना। रामानंद भक्त जो है कबीरदास के संत कबीरदास के गुरु थे। नरहरिदास, बाबा नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि नरहरिदास। आगे हम सभी देखेंगे सूफी संतों ने तीसरे नंबर का प्रश्न है, सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? साधना का निम्न में से कौन मार्ग अपनाया जनता के कष्ट को दूर करने के लिए? प्रश्न को अच्छे से हम विधिवत पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है वाम मार्ग, दूसरा है वैष्णव प्रेम मार्ग, तीसरा है तांत्रिक भोग मार्ग, चौथा है वैदिक मार्ग। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 3, तो वैष्णव प्रेम मार्ग क्या होगा? वैष्णव प्रेम मार्ग। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोट की थी? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है। मीराबाई की जो भक्ति साधना थी वो किस कोट की थी? हमें बताना है आंसर। दास्य भाव की थी, गुरु भाव की थी, मधुर भाव की, सख्य भाव की थी? तो किस प्रकार की भक्ति थी मीराबाई की? तो मधुर भाव। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मीराबाई की जो भक्ति थी वो मधुर भाव की। गोस्वामी तुलसीदास की दास्य भाव की, है ना। आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्व माना है? आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? चार ऑप्शन है, इनमें से किसे माना है? ठीक है। प्रश्न संख्या 5, तो प्रेम की पीर। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रेम की पीर। प्रेम की पीर पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है आचार्य शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? पुष्ट मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी, इस्लाम मार्गी। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी। प्रश्न संख्या 7 है। रामचरित मानस का महत्व आज भी क्यों है? रामचरित मानस, है ना, सभी परिचित है। रामचरित मानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधन के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, डी ऑप्शन है सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 का करेक्ट आंसर है सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। हम आगे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। रीति काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीत मुक्त है, रीत युक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं ऑप्शन में पूछा गया है। तो रीत युक्त नहीं है, बाकी सभी हैं। 9 नंबर का प्रश्न है। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया?
रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, मुक्तक, कथा और चंपू। रीति काव्य में कौन सा काव्य अपनाया गया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर ढूंढना है हम सभी को, तो वो है मुक्तक। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुक्तक काव्य। अगला हम देखेंगे 10 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। तो सबसे पहले की बात की जा रही है तो गाथा सप्तशती, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा की बात की जा रही है। अपभ्रंश भाषा का जो साहित्यिक विकास है निम्नलिखित में से किस अवधि में हुआ? 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, तीसरी से छठी शताब्दी, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक। चारों ऑप्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 का जो करेक्ट आंसर होगा 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास 8वीं से 14वीं तक, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, बी है पद्दड़िया, सी है रास, डी है दूहा। 12 नंबर का जो प्रश्न है इसका सुप्रसिद्ध छंद हो जाएगा दूहा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से? संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ठ, पाली। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। 13 नंबर का प्रश्न है तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो है किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? पुष्पदंत को, जोइंद को, स्वयंभू को, हेमचंद्र को। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो स्वयंभू को माना गया है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे? स्वयंभू को माना गया है। आगे हम सभी देखेंगे 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में कौन है? पौमचर्यू, बी है रिठ्ठोमीचर्यू, सी है स्वयंभू छंद, डी है महापुराण। 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौमचर्यू। क्या होगा? पौमचर्यू। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा 16 नंबर का प्रश्न है। पुष्पदंत, बी ऑप्शन है राम सिंह, सी है सरहपा, डी है धनपाल। 16 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? अपभ्रंश से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, राम काव्य। जो अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है ना? तो संत काव्य अपभ्रंश काव्य से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। तो संत काव्य करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? ब्रज भाषा, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा हो जाएगा अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास अपभ्रंश। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है हमारा। हाँ, हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर पाली, जोधपुर बीकानेर। 19 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है? 20 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन है गारसादा तासी, बी है अब्दुल रहमान, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार 20 नंबर का प्रश्न है। तो गारसादा तासी को, है ना, इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंड दिवे हिंदुस्तानी, ये गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वीर काव्य है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो
कैसा काव्य है? तो वीर काव्य। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी, है ना, प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो कर्नल इसमें गार्सा दा तासी, कर्नल जेम्स टाड, प्रोफेसर वुलर, जॉर्ज ग्रियर्सन। 22 नंबर का प्रश्न है और चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेम्स टाड, यानी कि कर्नल। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कर्नल जेम्स टाड। आगे हम देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? कौन सी ऐसी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है ना? जयमेंग चंद्रिका, उपदेश रसायन रास, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ रासो। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति पूछी जा रही है, ध्यान देंगे, प्रमुख श्रृंगारिक कृति। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है ये है बीसल देव रासो। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये सब बहुत चर्चित प्रश्न है, दक्षिण भारत से हुआ। करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतारवाद में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। चारों ऑप्शन में से बताना है। 26 नंबर का जो प्रश्न है, अहंकार का त्याग। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अहंकार का त्याग। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? 27 नंबर का प्रश्न है, संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? भक्त जन्म मरण से मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? चारों ऑप्शन में से बताना है। 27 नंबर का प्रश्न है, तो ईश्वर को मिलाने वाला क्या होता है? गुरु होता है। ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। ठीक है, यही है। आगे हम देखेंगे जो है 28 नंबर के प्रश्नों से हम सभी परिचित होते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है हमारा, हाँ, वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये सिद्धांत से संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 28 नंबर का जो प्रश्न है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? सूर सागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? 29 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, तो गीत काव्य है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जाता है? तुलसीदास की भक्ति भावना दास से भक्ति थी, है ना? 30 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दास से भाव। आगे हम देखेंगे, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूति और रीत मुक्त है। 31 नंबर का प्रश्न है, वह स्वानुभूत और रीत मुक्त है ना? वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। करेक्ट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में कौन सा है? रीति निरूपण का परिचायक ग्रंथ 32 नंबर का प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, एक अजान सौ सुजान, चंद्रकांता। तो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे? आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे? 34 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना? गद्य पद्य भाषा की परिमार्जन करता है ना, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, हिंदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्राकृतिक चित्रात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, सॉरी, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक।
इनमें से बताना है कि किसकी है। 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, है ना? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है और वही पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है,